हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आपको इसको सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर ज़रूर करना है। देखो, जैसा कि आपको पता है, आपकी जो सीरीज़ चली हुई थी वो चली हुई थी एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट चले हुए थे, एयरफोर्स जो एग्ज़ाम आपके चले हुए हैं। तो इसमें हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके थे और उसमें हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, ठीक है ना। और जो दूसरा था उसमें हमने आपकी इंग्लिश कवर करा चुके थे और आज जो कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं रागा सेक्शन। लेकिन रागा सेक्शन करने से पहले देखो, ये नहीं है कि मैं कोई प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो आपको देखने को भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ उनको प्लीज़ एक बार ढंग से सीख लिया करो, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आए हुए क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। जो बेकार क्वेश्चन होते हैं मैं उनको प्रैक्टिस सेट से काट के अपनी तरफ से उसमें क्वेश्चन ऐड करके तब आपको बताता हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास की भांति आपके सामने कुछ लाइन्स हैं और उन लाइन्स को देखते हैं वो क्या हैं। आसमान की ऊंचाई चाहे कितनी हो, ठीक है ना, मुझे अपने हौसलों पर भरोसा है। जो मेरे हौसले हैं, जो मेरा विश्वास है, उसे मुझे अपने विश्वास, अपने हौसले पर एकदम भरोसा है। क्योंकि चाहे आसमान की ऊंचाई कितनी ही हो, इसका मतलब क्या है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें जो भी अपना लक्ष्य हासिल करना है वो चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो हमसे, लेकिन हमें अपने हौसलों पर भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। खोल लिए पंख मैंने आसमान देखकर, इसका मतलब क्या है, मैंने अपने लक्ष्य को देख कर के पूरी तैयारी कर चुका हूँ उसको हासिल करने के लिए। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। उसी को उसने कहा है, खोल लिए पंख मैंने आसमान को देखकर। और आपको समझना है, आपने अपने लक्ष्य को देखते हुए अपने पूर्ण विश्वास के साथ उसमें पाने के लिए आप तत्पर हो गए हो, तैयार हो गए हो। मुझे अपनी उड़ान पर भरोसा है और मुझे अपनी काबिलियत पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करूंगा। तो एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। आसमान की ऊंचाई चाहे कितनी हो, मुझे अपने हौसलों पर भरोसा है। खोल लिए पंख मैंने आसमान देखकर, मुझे अपनी उड़ान पर भरोसा है। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइन्स। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रागा सेक्शन को। जैसा कि आपको पता है, आपके रागा सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं और 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। ये कह रहा है 2 संख्या हैं मेरे पास। ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, वह बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मेरे पास 2 संख्या हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है मुझे, 650। जो सेकेंड नंबर है वो दिया गया है मुझे 35, ठीक है ना। और इसका मुझे क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है मुझे, 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको बताना है इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा। देखो, इनको करने का सिर्फ एक तरीका था, उनका क्या था, फर्स्ट गुना सेकंड इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। आपसे एचसीएफ इसका पूछा है, कैसे निकालोगे। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम गुना में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना। आ गया ना एलसीएम। दोनों भाई ये हैं, दोनों भाई ये हैं, एलसीएम एचसीएफ भाई भाई, फर्स्ट और सेकंड भाई भाई, ठीक है ना। जो आपको निकालना हो उसमें से एक वाला दूसरे के डिवाइड में चला जाता है, ठीक है ना। एक तरफ दोनों भाई भाई ज़रूर होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड दोनों भाई हैं तो ये दोनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी समझ सकते हो, फर्स्ट गुना सेकंड, यदि यहाँ से मुझे सेकंड नंबर निकालना पड़ता तब क्या करते, ये फर्स्ट वाला यहाँ गुना में है तो यहाँ पर भाग में चला जाता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। तो कर लेते हैं यहाँ से। पहला कितना है, 650। दूसरा नंबर कितना है, 35। एलसीएम कितना है, 5। कट कर लो, 5 सत्ते 35, ठीक है ना, 0, 5 सत्ते 35, 3, 7 छिंग 42 और 3
45। ठीक है ना, तो ये है आपका आंसर। हमारा जो एसिड निकल के आया है वो निकला है 45-50। ठीक है ना, इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है मुझे। दो संख्या हैं और उनका रेशो है 10:7। कितना है? 10:7 है। उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है मुझे 105। कितना है? 105। और मुझसे पूछा है उन संख्याओं का योग याद करो। उन संख्याओं का योग याद करो। देखो भाई, सबसे इजी क्वेश्चन, 8th क्लास का क्वेश्चन। कौन सी क्लास का? 8th क्लास था। इससे पहले कराया था वो आपका 10th क्लास वाला था। देखो, इनका करने का तरीका क्या होता है, रेशो लिखा, ठीक है ना, जो चीज मुझे दे रखी है उसी को निकाल लेंगे। अंतर दे रखा है तो अंतर के बराबर अंतर हो जाएगा, योग दे रखता तो योग के बराबर योग। देखो मुझे यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। यदि मैं इनका डिफरेंस देख लूँ, डिफरेंस कितना है? 3 है। यदि मैं रेशो के हिसाब से डिफरेंस देखता हूँ तो 3 है, और वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ तो 105। तो 105 वैल्यू किसकी है? 3 की है। किसकी है? 3 की है। ठीक है ना, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूँगा। किसकी? 1 की। तो डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, कितनी आ गई? 35। 1 की वैल्यू आ गई है 35। यदि वो मुझसे पूछता पहले नंबर की तो क्या करेंगे? 35 × 10 350। दूसरे की पूछेगा तो 5 7 35, 3 7 21 और 3 24, 245। और मुझे इन्हीं का सम पूछा है। ये मेरी संख्या निकल के आ चुकी हैं। आ गई ना, तो ऐड कर लो इनको। 5 5 4 9, 3 और 2 5, 595। तो इस हिसाब से दोनों संख्याओं का योग कितना निकल के आ चुका है? 595। यही आपका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला क्वेश्चन भी आपका मैथ का है, और ये ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। एक परीक्षार्थी परसेंटेज से लिया गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। एक परीक्षार्थी 20% अंक लेता है, 20% अंक को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या कंडीशन लगी? 60 अंकों से फेल हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंकों वाले, और मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास में करा चुका हूं। और जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपको वहां से ज़रूर देखनी है क्लासेस, यदि आपको अपना परसेंटेज पर पूर्ण रूप से कवर करना है तो। ठीक है ना, अगला है एक परीक्षार्थी लेता है 20% और 60 अंकों से फेल हो गया। सेकंड परीक्षार्थी लेता है, कितने परसेंट ले रहा है? 15% लेता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछे हैं तो कुल अंक। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो भाई, यदि मैं अंकों का डिफरेंस देखता हूँ, देखो पहला बच्चा है वो 20% अंक लेता है, 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरे ने 15% लिए और 120 से फेल हो गया। तो मुझे क्या पता चला है? अंकों में कितना डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर? 60 अंक का। ठीक है ना, और यदि मैं इनका परसेंटेज में डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आ चुका है? 5% का। तो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। तो ये 60 वैल्यू किसकी है? 5 की है ना। वैल्यू में 60 है, परसेंटेज में 5 है। 60 वैल्यू किसकी? 5 की। कुल अंक 100 की वैल्यू पूछी है, कितने की? 100 की वैल्यू। कर लो सिंपली, काट लो इनको 20 बार, 6 दूनी 12, 1200। कुल कितने नंबर का पेपर था? कुल कितने अंक थे उनके? 1200। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से 12 सेकंड लेती है। स्पीड कितनी है? ये स्पीड है, पर आवर लग जाए, पर मिनट लग जाए, पर सेकंड लग जाए, इसका मतलब होता है वो स्पीड बता रहा है। ये ले रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद क्या कर रहा है? टाइम ले रहा है 12 सेकंड का। और आपसे गाड़ी की लंबाई पूछी है। जो गाड़ी की लंबाई थी ट्रेन की, मान लो ट्रेन की लेंथ पूछी है, डिस्टेंस पूछी है उसकी, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम।
देखो यहाँ पर किलोमीटर आवर है और यहाँ पर सेकंड है, यूनिट सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूनिट सेम कर लेते हैं। किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में आ जाओ तो 60 किलोमीटर मीटर में बदलो कितना हो जाएगा? 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 मीटर पर आवर। अब ये भी नहीं सूट हुआ, इसको मुझे कैसे बदलना पड़ेगा? अपना मिनट, और मिनट से सेकंड। आपको पता है एक आवर में 3600 सेकंड होती हैं। यदि आप सेकंड से आवर में जाते तो सिंपली गुना कर देते, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आवर से सेकंड में आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3600 कहाँ से आया? 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। ठीक है ना? अब तो मेरी यूनिट सेम हो गई। यहाँ पर ये क्या बन चुका है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड लगा दो सिंपली फॉर्मूला, 60,000 गुना 12/3600। ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो, भारतीय 36, 3 दूनी 6, कितना आया? 200। इसकी यूनिट किसमें पूछा है? मीटर। 200 मीटर में आया है। ठीक है ना? क्योंकि मीटर में यूनिट चल रही है ना हमारे, मीटर प्रति सेकंड, तो 200 मीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है आपका जीके का। ये कह रहा है जिस प्रकार सत्यवादिता संबंधित है मिथ्यावादी से, जो सत्यवादिता है वो संबंध रखती है मिथ्यावादी से। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। उसी प्रकार आपको बताना है जो निष्ठा होती है, किसी के प्रति जो हम निष्ठा रखते हैं वो क्या होती है? वफादार, कर्मिष्ठ, श्रमिक और विश्वासघात। जो निष्ठा है, एक तरफ निष्ठा रखते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ क्या कर देते हैं? विश्वासघात कर देते हैं। मतलब एक दूसरे के अपोजिट सा वर्ड लिया गया है इसमें। जैसे सत्यवादिता था, मिथ्यावादी हो गया। ठीक है ना? ये सत्य पर आधारित होता है, ये आपका झूठ फरेब पर आधारित होता है। जो निष्ठा होती है वो किसी के प्रति पॉजिटिव रूप से होती है, और जो विश्वासघात होती है वो उसका नेगेटिव रूप होता है। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वासघाती। इससे अगला देखते हैं क्वेश्चन। इससे अगला है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया आपसे महाभारत के रचयिता कौन है। आपको पता है महाभारत रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है वेदव्यास और चौथा है पतंजलि। पतंजलि था ही नहीं। ठीक है ना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदव्यास। जो महाभारत के रचयिता थे वो कौन थे? वेदव्यास थे। ठीक है ना? इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? इसमें ऑप्शन है आपका KM करियप्पा, SMJ मानेकस, सरोज दत्त और K सुंदर जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SHJ मानेकस। SHJ मानेकस। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपका एयरफोर्स के एग्जाम में। इससे अगला है आपका, ये भी जीके से है। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? मतलब जो सिनेमा क्षेत्र होता है उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रजत कमल, स्वर्ण कमल, ज्ञानपीठ। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा क्षेत्र में, वो दिया जाता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है ना? इससे अगला है आपका, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब, अब आपसे पूछा है, ये तो आपको 5th क्लास का बच्चा बता देगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है? ठीक है ना? इसमें पूछा है सूर्य ग्रहण कब लगता है, और एक होता है चंद्र ग्रहण कब लगता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज से नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण के लिए आपको याद रखना है, जो सूर्य होता है वो दिन के समय क्या करता है? उजाला करता है। ठीक है ना? तो जो समा होती है, क्या होती है? समा। समा का मतलब ही होता है उजाला, प्रकाश।
ठीक है ना, समा को जला देना। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आएगा सन, ठीक है ना, बीच में रहेगा मून, सन मून, और ए से समझ लेना अपना अर्थ, ठीक है ना। जब आपका चंद्रमा बीच में रहता है सूर्य और पृथ्वी के, तो इसका मतलब क्या है, सूर्य ग्रहण है, ठीक है ना। आपको याद रखना है समा, क्या याद रखना है, समा। चंद्र ग्रहण शाम, इसका मतलब क्या है, शाम, ठीक है ना। जो चंद्र ग्रहण लगता है वो कब लगता है, शाम को लगता है। सन, मून और आपका अर्थ। और इसमें आपसे पूछा है सूर्य ग्रहण की कंडीशन, जो चंद्रमा बीच में है वही आपका राइट आंसर है। इसमें है आपका पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी के बाईं ओर हो, और इसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका सूरज है और जो पृथ्वी है उसके बीच में चंद्रमा, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी था, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है भारत में डाक सूचकांक में कितने अंक होते हैं, किसमें, डाक सूचकांक में अंक, कितने अंक होते हैं, 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। उसका जो राइट आंसर है वो है 6। ये आपको याद रखना है। आप भारत के जो डाक सूचकांक हैं उसमें आपके 6 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अपने इंग्लिश रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कौन सा है आपका। तो देखते हैं अपने रीजनिंग कुछ क्वेश्चन है जो आपके इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपके पहले 3 क्वेश्चन है उसमें पहचानना आपको डिफरेंस इमेज कौन सी है, जो अलग इमेज दे रखी हो आपको। देखो यहाँ पर ये पहली इमेज सेम है, पहली और दूसरी सेम, और जो हमारी चौथी है वो भी सेम है। इसमें जो तीसरी है वो अलग है, क्यों है, क्योंकि जो मेरी बीच वाली लाइन है वो जुड़ी हुई है रेक्टेंगल से, लेकिन ये नहीं जुड़ी हुई है और तीनों पैरेलल हैं। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, जो मेरी एक लाइन है वो जुड़ी हुई थी लेकिन एक हाफ थी, जुड़ी हुई है हाफ है, जुड़ी है हाफ है, दोनों जुड़ी हुई है हाफ है। इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या है, सी, क्योंकि इसमें दोनों लाइन क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं और मुझे डिफरेंट आकृति ही छांटनी थी। सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पर देखा गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 3 सर्कल आपके ले लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पहचानना है कि इनकी क्या डायरेक्शन है। यदि इससे ये बना हो और इससे ये बना हो तो आपसे पूछा है अगली क्या प्रोसेस रहने वाली है, इनकी अगली क्या प्रोसेस रहने वाली है। देखो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, यदि मैं इनके नंबर रख देता हूँ क्लॉकवाइज के हिसाब से, किससे, क्लॉकवाइज के हिसाब से, इसको मैं 1, 2, 3, 4, इसका मतलब क्या है, मैंने सर्कल को 1 नंबर दे दिया, आपका स्क्वायर को 2 नंबर, क्रॉस को 3 और ट्रायंगल को 4 नंबर दे दिया। उसके बाद क्या कंडीशन लगी इसमें मुझे पता चला जो मेरा पहला वाला था वो कहाँ पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। कहाँ पर आ गया, चौथे नंबर पर। मतलब जो मेरा सर्कल था वो किसकी जगह पर आ गया है, यहाँ पर क्या कंडीशन लग चुकी है आपकी, जो सर्कल है आपका यहाँ पर था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टेंगल, इसकी जो मूविंग चल रही है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। ये सर्कल यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आ गया, ये आ गया। उसके बाद ये सर्कल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। अब तो सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि आप इसी के हिसाब से नंबर इनको रख दो। क्योंकि इसके बाद क्या था, सर्कल के बाद ट्रायंगल चल रहा है, सर्कल के बाद ट्रायंगल, सर्कल के बाद ट्रायंगल। अब यहाँ सर्कल है, सर्कल के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ठीक है ना, बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगली जो इमेज बनेगी आपकी ये बनने वाली है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, इसको देखा, इसके बाद इस पर गया, इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया। देखो यहाँ पर ये हाफ जुड़े हुए हैं ना, और बाकी का सेम है। यहाँ पर ये हाफ जुड़ा हुआ था, हाफ को पूरा कर दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चेंज हो गया, अब फिर यहाँ पर चेंज कर चुके हैं हम, ऐसा था ऐसा कर दिया, अब क्या कर दिया इसमें, ऐसा कर दिया ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चेंजिंग है, हो गई यहाँ पर चेंजिंग, तो इसका मतलब यहाँ तो मेरा सेम रहेगा ही रहेगा इस हिसाब से, ठीक है ना। इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है और ना ही मुझे इसको छेड़ना है, ठीक है ना। ऐसा था ऐसा ही छोड़ दिया। अब इसमें एक आपको नई इमेज मिल जाएगी, उसमें क्या रहेगा, इसमें जो आपकी इमेज दी हुई है, इसमें दी हुई है आपकी, इसमें जो 2 पॉइंट हैं वो इसके अंदर ले लिए गए हैं पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में एक स्केल ले लिया गया है बाहर, एक तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का जोड़ा चला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं इसका। सी में क्या है, 2 पॉइंट भी ले लिए और आपका हाफ स्क्वायर भी ले लिया है, तो ये भी नहीं होगा, 3 ले लिए। उसके बाद क्या है, डी में क्या किया, 1 पॉइंट ले लिया और एक आपका स्केल ले लिया है। ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि 1 पॉइंट ले लिया हो और एक हाफ स्केल ले लिया गया हो। जब भी हम कुछ नया बढ़ा रहे थे तो उसमें क्या पता चल रहा था, दोनों को एक साथ एक जैसा बढ़ा रहे थे। यहाँ पर ये हाफ थे, इनको एक जैसा सेम बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों को नीचे से बढ़ा दिया गया बराबर बराबर। तो आगे जो चेंज करेंगे उसमें, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 पॉइंट लिया 1 स्केल लिया, ठीक है ना। आपने एक स्केल ले लिया, ठीक है ना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपकी जो क्वेश्चन है इसमें जो इमेज बन रही है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए में आपकी ये वाली बन रही है, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका किससे लिया गया है, मैथ से लिया गया, और आपका वही भी कौन सा, परसेंटेज वाला, और उसमें से कौन सा, वोट वाला। मैंने कहा था ना वोट वाले से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो ये वोट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% वोट प्राप्त करता है, टोटल 100% थे। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, डिट्टो सेम कराया था मैंने। एक ने ले लिए 58%, ठीक है ना, और 192 वोटों के अंतर से क्या कर गया, वो हार गया, जीत गया है ना, डिफरेंस से, मतलब 192 वोटों से वो जीत चुका है। इसका मतलब क्या है, 58% वोट ली तो क्या कर गया, विन कर गया। तो जो लूजर था, जो हार गया था, उसने कितनी ली थी, तो इनको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपका 42। कितना है 42। जो आपकी जो पार्टी लॉस हो गई थी, जो हार चुकी थी, उसने 42% लिए और जीते वाली पार्टी ने 58%। इनका जो डिफरेंस दे रखा है 192, सेम वही तरीका, डिफरेंस के बराबर डिफरेंस रख लो। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 58% और 42% का डिफरेंस देख लो कितना है, 8 में 2 6 5 4 16, कितना है 16%। वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 192 वैल्यू किसकी है, 16 की। अब देख लेते हैं हमें पूछा क्या है, तो कुल वोटों की संख्या, इसका मतलब पूरी 100% वैल्यू, क्या पूछी है, पूरी 100% वैल्यू। जो कट रहे हैं उनको काट दो। ये 8 बार गया, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, ठीक है ना, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कुल कितनी वोट थी, वो 1200 वोट थी। कितनी, 1200 वोट थी, जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया आपका नाव धारा चाल वाले में से, ठीक है ना, धारा की चाल, नाव की बोट की चाल, जो आपके 10th सिलेबस में है ना। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में, किसकी में, धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है, तो नाव की चाल याद कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको थोड़ा सा कर लेते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लेते हैं। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, देखो 40 मिनट में जाती है वो 8 किलोमीटर। यदि मैं 1 आवर का निकाल लेता हूँ, किसका,
1 आवर का, क्योंकि जो आपकी चाल होती है वो पर आवर के हिसाब से निकलती है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये 8 वैल्यू किसकी है, 40 की, चाहिए किसकी मुझे, 60 की, क्योंकि 60 मिनट की निकालनी ना, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। तो 8/40 बना में 60, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12। इसका मतलब क्या है, वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा चुकी है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा चुकी है धारा की दिशा में। कौन, नाव। इसका मतलब क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई, ये आई है आपकी 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। जो धारा की दिशा में जो नाव है ना, वो अपना जो उसने लिया है, जो इसकी दूरी है, ये दूरी ली है इसने 12 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दूरी निकल के आई, नाव की चाल तो हमें पूछी है, तथा वापस 1 घंटे में आती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहीं पर बच्चा गलती करेगा, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में वापस आने का मतलब क्या है, गई तो धारा की दिशा में थी, लेकिन आ क्या रही है धारा, यदि धारा मेरी इधर चल रही है और यहाँ पर ये नाव है, ठीक है ना, ये नाव जा रही है, चली तो ये 12 किलोमीटर गई, लेकिन ये वापस आ जाती है 1 किलोमीटर 1 आवर में, और इसने कहा है ये 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है, लेकिन वही 8 किलोमीटर वो 1 घंटे में वापस आ जाती है, 1 घंटे में वापस। इसका मतलब क्या है, धारा की दिशा इधर चल रही है, तो ये अब वापस आ रही है उसकी विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में जो नाव है वो कितनी दूरी लेती है, कितनी ले रही है, 8 किलोमीटर। कितनी ले रही है, 8 किलोमीटर। आपसे पूछा है नाव की चाल, सिंपली क्या करेंगे, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 12 + 8 डिवाइड बाई 2, 12 और 8 20, 20 भाग में 2 कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर है आपका ए। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपका प्रॉफिट लॉस से लिया गया है। ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदता है, सीपी कितना है, 2000। यदि वो उस वस्तु को 1500 रुपये में बेच देता है, कितने में, 1500 रुपये में। तो आपसे पूछा है कुल लाभ या हानि परसेंट याद करो, कुल लाभ या हानि परसेंट याद करो। देखो 2000 में खरीदा है, 1500 में बेच दिया, इसका मतलब क्या है, उसे जो लॉस हुआ है, खरीदा तो 2000 का था, बेच दिया 1500 में, 500 रुपये की हानि हो गई उसे, ठीक है ना, 500 रुपये की हानि हो गई। ये 500 रुपये की हानि जो हुई है उसे, इसी को मुझे बताना है परसेंटेज में, किस में, परसेंटेज में। ये 500 रुपये की वैल्यू हुई है किस पर, सीबी पर ही तो होगी मुझे लाभ या हानि, जो मैं खरीद रहा हूँ मुझे उसी पर लाभ या हानि होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस करेंगे विदाउट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका। 500 रुपये की हानि हो जाती है मुझे सीपी पर, सीपी है मेरा 2000, 500 रुपये 2000 पर पूछा है मुझे 100 का, 100% लाभ या हानि परसेंट बताना ना कुल, क्योंकि जो भी आपका निकलेगी लॉस परसेंट में निकलेगी, वो पूरी 100% वैल्यू के हिसाब से तो निकलेगी। तो मुझे 100 की पूछी है, तो क्या करोगे आप, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 से 1 कट गई, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसको कितनी परसेंट हानि हुई थी, 25%, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से। चलो
इसमें इनको रकम को लिख लेते हैं 12, 5, 60, 4, 15, 3, 7, 14, 6 और यहाँ पर 42, 13, 26, 6, 3, ठीक है ना। और इसमें क्या है आपका, अगला देख लेते हैं। इसमें आपके 3 स्टेप हैं, ठीक है ना। इसी में पूछा आपसे, इसमें इसके अंदर क्या आएगा। इसमें क्या है आपका 15, 21, 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपका A, B, C, D। 19, 29, 78, 48। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऐसा सवाल है, आपको इनमें देखना है क्या रिलेशन छिपा हुआ है। जो रिलेशन इसमें है वही इसमें है और उसी को फॉलो करते हुए मुझे इसमें लगाना है। देखो इसमें क्या करेंगे, मुझे देखते हुए पता चल जाता है, जो यदि मैं इनकी सामने वाले की गुना कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, गुना। 12 पंजे 60, कितना आ गया, 60 आ गया। अब मैं देखता हूँ ये क्रॉस में चलता है क्या, 15 चौका 60। यदि मैं 15 और 4 की गुना करता हूँ तो कितना आता है, 60। इसका मतलब क्या है, आमने सामने गुना करने पर बीच वाला आता है, आमने सामने गुना करने पर बीच वाला आ जाता है। अब देखते हैं जो मेरा रूल यहाँ पर मैंने लगा के देखा है, क्या मेरा वो बी वाले में काम करता है। यहाँ पर देखते हैं 6 सत्ते 42, इसमें फॉलो हो गया, ठीक है ना। इसमें फॉलो होगा 14 × 42। इसका मतलब क्या है, मेरा जो रूल है वो ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे इसमें फॉलो करना है, ठीक है ना। 13 × 6 78 और 26 × 3 78। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, 15 से 21 बना, 21 से 27 बना। आपको थोड़ा सा पता होगा, जो 3 की टेबल होती है उसमें ये रिपीट हो जाते हैं। ये 3 की टेबल में 5 बार आता है, 3 पंजे 15, ये 7 बार आता है और ये 9 बार, 5, 7, 9। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं 2 तरीके से सोच सकता हूँ। क्या सोच सकता हूँ, या तो मैं सोच सकता हूँ कि ये एक कैसे हैं, ऑड नंबर। कैसे हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं आपके, ऑड नंबर होते हैं आपके, देखो 9, 7, 5 और 5 से 3, ठीक है ना। 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। यदि मैं 3 की गुना 3 से करूंगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो यहाँ पर ऑड नंबर सीरीज बन चुकी है 3, 5, 7, 9, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन थे आपके 8, 7, 9, 10। ऑप्शन नंबर सी आपका 9 ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर देख लेते हैं। ये कह रहा है, यदि फ्लोरा को FLORA, फ्लोरा को HNQTC लिखा जाता है तो ब्रुस को क्या लिखा जाएगा, BRUSH। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें आपके रीजनिंग का जो डेमो दिया था मैंने, उसमें मैंने तुम्हें नंबर याद करने सिखाए थे कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। तो F आता है आपका 6 पर, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर, ठीक है ना। H आता है 8 पर, N आता है मन 13 14 पर, Q आता है 17 पर, T आता है 20 पर, C आता है 3 पर। डिफरेंस देख लो, 6 और 2 8, 12 और 2 14, 15 और 2 17, 18 और 2 20, 1 और 2 3। मतलब इसमें क्या किया गया है, 2 2 ऐड कर दिए हैं, 2 नंबर इसमें क्या कर दिए हैं, ऐड करते चले गए हैं। सभी में सिर्फ 2 2 बढ़ाने हैं आपको। तो B है आपका 2 पर, R है आपका 18 पर, U है आपका 21 पर, S है 19 पर, H है 8 पर। 2 बढ़ा दो, 4 20 23, 19 और 2 21, 8 और 2 10। 4 क्या होता है, D, B T,
23 कितना होता है W, ठीक है ना, 21 U और 10 होता है आपका J, क्या होता है J। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DTWUJ, जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर है ये आपका ऑप्शन नंबर है आपका DTWUJ C, ऑप्शन नंबर C आपका इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका रीजनिंग से है और ये लिया गया है कैलेंडर से। ये कह रहा है यदि जुलाई की 19 तारीख को मंगलवार है, यदि 19 जुलाई को क्या हो मंगलवार हो, तब आपको बताना है कि उसी के अगले महीने को उसी वर्ष 15 अगस्त को क्या वार होगा। देखो आपको बताया एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसको आप लॉजिक बेशक मत लगाओ, थोड़ा दिमाग ही ऐड कर लो, क्योंकि आपको बताया 7-7 दिन ऐड करेंगे तो सेम यही बार आना है। तो 19 और 7 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 9 7 16 26। इसका मतलब क्या है 26 को भी क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। 26 और 7 कितना हो जाएगा 6 4 3, मतलब 2 तारीख को 2 अगस्त को भी क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे ही हो जाएगा। उसके बाद अगला 7 ऐड किया, 2 और 7 9 तारीख को भी ट्यूसडे हो जाएगा। 9 और 7 16, इसका मतलब क्या है अगली 16 तारीख को 16 अगस्त को भी क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन पूछा हमें 15 अगस्त का, तो एक दिन पहले, तो 15 अगस्त को कौन सा बार हो जाएगा आपका मंडे हो जाएगा। ये आपके मिनटों के सवाल नहीं सेकंडों के सवाल हैं, थोड़ा दिमाग लगाते चले जाओ इसमें। जो इसका ऑप्शन नंबर है आपका ये ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ये लिया गया है आपका रीजनिंग से ही है और ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये कह रहा है ABCD और E आपके 5 मित्र हैं, ABCD और E ये 5 मित्र हैं, ठीक है ना। इसमें कह दिया A B से छोटा है, A है वो B से छोटा है, ठीक है ना। जैसा जैसा ही कह रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ बस। परंतु E से लंबा है, जो B है ना, ये कह रहा है जो A है वो B से तो छोटा है लेकिन E से क्या है लंबा है, E से क्या है लंबा है, ठीक है ना। देखो A B से छोटा है E से लंबा है, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे करते जाओ। जो D है B से छोटा है, जो D है ना वो B से छोटा है, तो छोटा बना लो इसको। D B से छोटा है और A से थोड़ा लंबा है, A से थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है, यदि मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ और ये वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर सीरीज बन चुकी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। A B से छोटा है, A B से छोटा है, ये B है ये A है, छोटा E है, ठीक है। परंतु E से लंबा है, ये E है और ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, ठीक है। D B से छोटा है, जो D है वो B से छोटा है, ठीक है। A से थोड़ा लंबा है, A से थोड़ा लंबा है, मतलब सारी सीरीज बढ़ चुकी है। और इससे मुझे क्या पता चला, E से बड़ा A से बड़ा D और D से बड़ा B। तो सबसे छोटा कौन E, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन जीके का है और इसमें पूछा है भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का भंडार, ज्यादा भंडार कहाँ पर है। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेला, ठीक है ना। केरल में क्या पाए जाते हैं थोरियम वाले मोनेजाइट उच्च स्तर वाले, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं केरल में, किसके थोरियम वाले मोनेजाइट के, ठीक। इससे अगला क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है भारत में विल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं। जो भारत में विल्ड एस, इसको बोलते हैं हम धोरखुर। ये कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन में पाए जाते हैं, असम के जंगल में पाए जाते हैं, कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं,
या कच्छ के रण में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ के रण में विल्डेस पाए जाते हैं। ठीक है ना। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है सन 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कैप्टन कौन था? उसका कैप्टन आपको बताना है कौन था। उसका जो कैप्टन था उस समय का, ये आपको याद रखना है, उसका नाम था क्लाइव लाइड। क्या नाम था? क्लाइव लाइड। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्टोरी क्या थी? सन 1983 में जो हमारा प्रूडेंशियल विश्व कप था, 1983 में जो प्रूडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता हुई थी, प्रतियोगिता जीतने के लिए 1983 में प्रूडेंशियल प्रतियोगिता जीतने के लिए जो हमारी वेस्ट इंडीज़ थी, ठीक है ना, की टीम को भारतीय टीम ने हराया था। वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच आपका मैच हुआ था और जिसमें आपका भारत जीत चुका था। तो उस समय आपको बताना वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन कौन था। सन 1983 में जब वेस्ट इंडीज़ हारी थी, भारत ने हराया था 1983 में जो प्रूडेंशियल विश्व कप में, ठीक है ना। तो उस समय जो उनका जो कैप्टन था वो था आपका क्लाइव लाइड। क्या नाम था? क्लाइव लाइड। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, राइटर और पुस्तक के नाम से भी। लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है यान मार्टेल, दूसरा है रोहिंटन मिस्त्री, तीसरा है केन फॉलेट, चौथा है एम.जे. अकबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यान मार्टेल। क्या है? यान मार्टेल। ठीक है ना। और इसका इस रागा सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें आपको बताना है उसके कैलेंडर में, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसके कैलेंडर में कितने महीनों का नाम रोम के सम्राट के नाम पर रखे गए हैं? 0, 1, 2 या 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 रोम के सम्राटों के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीनों के नाम रखे गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और आंसर है इसका 3। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है और आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।